नमस्कार। नई परख के राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम हाल-फिलहाल में जो देश के राजनीतिक परिदृश्य में कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे चल रहे हैं, उन पर बातचीत करेंगे और इन मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्रोफ़ेसर अभय कुमार दुबे हैं। अभय सर नमस्कार। मैं पहला सवाल आज की बातचीत में अरविंद केजरीवाल की राजनीति के बारे में करना चाहूँगा। हाल के रामलीला मैदान में की जो रैली हुई उनकी पार्टी की, उसमें उन्होंने प्रधानमंत्री पर काफ़ी आक्रामक तरीके से हमला किया और जो चैनल हैं, जो प्रधानमंत्री या सरकार के समर्थक हैं, उन उसमें एक तरीके से इसे व्यक्तिगत हमले के रूप में भी दर्शाया गया। तो अरविंद केजरीवाल की इस राजनीतिक हमले को आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, अरविंद केजरीवाल तो नरेंद्र मोदी की कठोर से कठोर राजनीतिक आलोचना करते रहे हैं और आजकल भी कर रहे हैं। विधानसभा के अंदर उन्होंने जिस तरह की आलोचना की थी और अदानी की संपत्ति और उसके पैसे से नरेंद्र मोदी को जोड़ा था, वो तो वैसी आलोचना तो शायद किसी ने नरेंद्र मोदी की नहीं की होगी। और चूंकि उन्होंने विधानसभा के पटल पे वो आलोचना की थी, इसलिए उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती है। अगर उन्होंने यही बात बाहर कही होती, तो फिर उनके ऊपर कई सारे मुकदमे होते। लेकिन वो जिस तरीके से नरेंद्र मोदी के ऊपर अपना आक्रमण कर रहे हैं, उससे साफ लगता है कि वो आम आदमी पार्टी, उसकी राजनीति और अपने नेतृत्व को राष्ट्रीय मंच पर नरेंद्र मोदी के और भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख प्रतिद्वंदी के रूप में पेश कर रहे हैं। और ऐसा करने के लिए जो अन्य गतिविधियां करनी चाहिए, वो गतिविधियां भी वो करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट की जो संविधान पीठ का फैसला था, उस फैसले को पलटने के लिए केंद्र सरकार अध्यादेश लेकर आई। उस अध्यादेश के खिलाफ जिस तरह की राजनीतिक गोलबंदी अरविंद केजरीवाल ने की, उससे उन्होंने एक तीर से कई शिकार किए। मसलन एक तरफ तो उन्होंने उस अध्यादेश के खिलाफ तमाम विपक्षी दलों को गोलबंद किया। दूसरी तरफ उन्होंने विपक्षी एकता के लिए एक विशेष किस्म का आधार भी तैयार किया। तीसरी तरफ उन्होंने कांग्रेस के पाले में बॉल गेंद फेंक दी और कांग्रेस के सामने एक तरह से ये घोषित किस्म का प्रस्ताव रखा कि आपको लोकसभा की राजनीति और राज्य विधानसभाओं की राजनीति में फर्क करना होगा। चौथे, उन्होंने दिखाया कि इस वक्त विपक्ष की एकता करने के लिए जो तीन प्रमुख नेता हैं, उनमें से वो एक है नीतीश कुमार, दूसरी है ममता बनर्जी और तीसरे हैं अरविंद केजरीवाल। ये तीन नेता मिलकर जो गतिविधियां कर रहे हैं राष्ट्रीय स्तर पर, वो विपक्ष को भाजपा विरोधी एकता की तरफ ले जा रहा है। इस तरह का उनकी गतिविधियों से इस तरह का पूरा राजनीतिक परिदृश्य हम लोगों के सामने साफ हुआ है। इसमें एक और महत्वपूर्ण बात अरविंद केजरीवाल ने कही और उसमें उन्होंने अपने शासन के जो 8 वर्ष हैं मुख्यमंत्री के और फिर नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री के रूप में जो 12 साल थे और फिर उसमें उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल को भी जोड़ दिया। और उसने ये कहा कि दोनों के बीच में तुलना हो जानी चाहिए कि किसने कितना अच्छा काम किया। क्या आपको लगता है कि इसे हमें एक राजनीतिक रेटोरिक के रूप में लेना चाहिए या गंभीरतापूर्वक इस तरह की तुलना की जानी चाहिए? राजनीतिक रेटोरिक नहीं, केवल अरविंद केजरीवाल ही हैं जो अपने मुख्यमंत्रित्व के दौरान जो एक मॉडल विकसित हुआ है प्रशासन का, सरकार चलाने का, गवर्नेंस का जो मॉडल विकसित हुआ है या लोगों को राहत देने का जो मॉडल विकसित हुआ है, उस मॉडल को दिल्ली मॉडल की तरह राष्ट्रीय मंच पे पेश करते हैं। उन्होंने पंजाब के चुनाव में भी वैसा ही किया था, गुजरात के चुनाव में भी वैसा किया, हर जगह वो ये काम करते हैं। और ध्यान कीजिए, नरेंद्र मोदी ने जब 2014 का चुनाव जीता था, तो उससे पहले गुजरात मॉडल का जबरदस्त प्रचार हुआ था। आजकल भाजपा में कोई भी गुजरात मॉडल की चर्चा नहीं करता, खुद नरेंद्र मोदी भी गुजरात मॉडल की चर्चा नहीं करते, लेकिन अरविंद केजरीवाल लगातार दिल्ली का जो मॉडल है उसको सामने रखते हैं। इसलिए वो ये बात कह रहे हैं। उनकी बात का मतलब हम लोगों को समझना चाहिए। वो साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि भाई उन्होंने गुजरात में जिस तरीके से गवर्नेंस की और हम दिल्ली में जिस तरीके से कर रहे हैं या पंजाब में जिस तरीके से कर रहे हैं, उन दोनों के बीच में एक तुलनात्मक चर्चा की जानी चाहिए। इसके ऊपर राष्ट्रीय बहस होना चाहिए कि कौन सा मॉडल बेहतर है। जब वो ऐसा नहीं करेंगे, तब तक राष्ट्रीय स्तर पर उनकी पूछ कैसे बनेगी? देखिए, 2014 के बाद में केवल 2 राजनीतिक पार्टियां ऐसी हैं जिनके आकार प्रकार में बड़ा विस्तार हुआ है। एक है वो भारतीय जनता पार्टी और दूसरी है आम आदमी पार्टी। भाजपा ने भी नए इलाकों में विस्तार किया है अपना, आम आदमी पार्टी ने भी नए इलाकों में विस्तार किया है। गैर भाजपा और गैर कांग्रेस दलों के बीच में केवल आम आदमी पार्टी ही है जिसका एक से अधिक राज्यों में सरकार है इसकी, और जो नए राज्यों में अपना विस्तार करना चाहता है और उसकी इच्छा भी है, योजना भी है उनके पास में। तो ये सब बातें बहुत महत्वपूर्ण है। ये सब बातें अरविंद केजरीवाल को
एक राष्ट्रीय स्तर के नेता के रूप में प्रतिष्ठित करती हैं। और जिस तरह के संबंध उनके शरद पवार के साथ हैं, जिस तरह के संबंध उनके ममता बनर्जी के साथ हैं, नीतीश कुमार के साथ हैं, उन सब ने कांग्रेस के सामने थोड़ी मुश्किल पैदा कर दी है। कांग्रेस को अब तय करना ही होगा। केवल ये कहने से काम नहीं चलेगा कि भाई केंद्र सरकार अध्यादेश लाई है तो केंद्र सरकार ने अच्छा काम नहीं किया, लेकिन इन अध्यादेशों पे हमारा रवैया क्या होगा ये हम पंजाब और दिल्ली की राज्य इकाइयों से पूछ के बताएंगे। भाई पंजाब में चुनाव नहीं हो रहे हैं, 2024 में पंजाब में नहीं चुनाव होने हैं, 2024 में दिल्ली में भी चुनाव नहीं होने हैं। इस वक्त तो असली मुद्दा दांव पर जो लगा है वो लोकसभा का चुनाव दांव पर लगा है। यहां तक कि कांग्रेस भी मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में और तेलंगाना में जो चुनाव लड़ने के लिए जा रही है, या कर्नाटक में जो चुनाव लड़ने के लिए चुनाव लड़ा कांग्रेस ने, हिमाचल प्रदेश में जो चुनाव लड़ा, उसमें भी आप देखेंगे कि लोकसभा चुनाव की दुनिया उसकी चुनावी मुहिम में भी साफ सुनाई देती है। लेकिन दिल्ली के अध्यादेश के सवाल पर अपनी राज्य इकाइयों से पूछ के आप फैसला करेंगे, तो राज्य इकाइयां तो कभी नहीं कहेंगी कि आप दिल्ली के अध्यादेश को मानिए। ये तो कांग्रेस को तय करना होगा कि ये जो अध्यादेश केंद्र सरकार लाई है, उस अध्यादेश को कानून में बदलने के लिए जब वो राज्यसभा में जाएगी तो कांग्रेस के सामने चुनौती होगी कि वो इस अध्यादेश का समर्थन करेगी, उसके जो विधेयक लाया जाएगा उस विधेयक का समर्थन करेगी या उसका विरोध करेगी। जी। एक तो कई बार आम आदमी पार्टी के जो समर्थक वो यह दावा करते हैं कि जो गैर कांग्रेस और गैर भाजपा दल है, उसमें जो एकमात्र अरविंद केजरीवाल ऐसे नेता हैं जिनकी पूरी पहचान जो है वो देश स्तर पर है, और कोई नेता चाहे नीतीश कुमार हो या ममता बनर्जी हो, वो सीमित प्रभाव रखते हैं। तो क्या ये आकलन सही है? नहीं, देखिए इस वक्त जो मीडिया है और जिस तरह से सारे देश में सूचना क्रांति के बाद में ऐसा कोई नेता नहीं रह गया है जिसकी सारे देश के पैमाने पर पहचान हो। मैं तो ये समझता हूं जो तमिलनाडु के नेता हैं, स्टालिन है, या उससे पहले एमजी रामचंद्रन थे या करुणानिधि थे या जयललिता थी, उनकी भी सारे देश के पैमाने पे एक पहचान थी। आजकल तो जो एक छोटा मोटा नेता भी हो जाता है उसकी भी सारे देश में खबर फैल जाती है, उसकी भी चर्चाएं हो जाती है, मीडिया के जरिए चर्चा हो जाती है, सोशल डिजिटल मीडिया के जरिए चर्चा हो जाती है। बहुत तरीके हैं उस चर्चा को सारे देश में फैलने के। जो लोगों को दिलचस्पी होती है उस नेता में वो उसके बारे में जान लेते हैं। तो ये इसको अंग्रेजी में बज़ कहते हैं। मतलब जो दिल्ली मॉडल और अरविंद केजरीवाल की राजनीति के इर्द गिर्द जो आहटें हो रही हैं, जो सुगबुगाहट है उसके इर्द गिर्द, वो किसी राज्य में उन्होंने चुनाव लड़ा हो या ना लड़ा हो, लोगों को उसमें दिलचस्पी है। अगर आप वहां जाइए और इसका जिक्र कीजिए, लोग कहते हैं कि हाँ, हम उनके बारे में जानना चाहते हैं। वहां जैसा हो रहा है वैसा यहाँ पे क्यों नहीं हो सकता? अब हर जगह की राजनीति अलग अलग होती है। वहां पर आपको स्थानीय शक्तियां विकसित करनी पड़ती हैं, स्थानीय परिस्थितियां हैं, वहां की जो पहले से स्थापित राजनीतिक पार्टियां हैं उनके प्रति जनता में क्या रुख है, लोग उनसे थक गए हैं या अभी भी लोगों की उनमें दिलचस्पी बाकी है। इन तमाम बातों पर निर्भर करता है कि कोई पार्टी किसी राज्य में अपने आप को स्थापित कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। ये तो अलग बात है। लेकिन जहां तक दिलचस्पी का सवाल है, जितनी दिलचस्पी आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल में इस देश के विभिन्न कोनों में है, उतना मैंने किसी नई पार्टी के बारे में अभी तक नहीं देखा। जी। इससे एक थोड़ा अलग हटते में मेरे मन में अभी एक सवाल आया कि जो मणिपुर में चीज़ें हो रही हैं, पिछले कई हफ्तों से वहाँ पर हिंसा की घटनाएँ हो रही हैं, तो उससे ऐसा लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बहुत बड़ा दावा होता था, डबल इंजन की सरकार, वो तकरीबन फ़ेल हो चुकी है। तो क्या मेरा सवाल डबल इंजन की सरकार वाले जुमले पर या दावे पर है, क्या सच में ये कोई कारगर दावा है या सिर्फ़ एक बनावटी चीज़ है? क्योंकि दोनों जगह उनकी सरकार मणिपुर है। के संदर्भ में ये क्यों दिखाई पड़ता है? वो तो सब जगह फेल हो चुका है। भाई अभी जब कर्नाटक में पराजय हुई तो सब जो भाजपा के समर्थक मीडिया था उसने भी ये कहा कि भाई वहां पर तो 2 इंजन थे ही नहीं, वहां तो राज्य सरकार का इंजन जो था वो बिल्कुल बेकार था, केवल केंद्र सरकार का इंजन, नरेंद्र मोदी का इंजन ही उस चुनावी मुहिम को खींच रहा था। और नरेंद्र मोदी का इंजन भी पूरी तरह से नहीं खींच पाया। ये तो ऑर्गेनाइजर में जो प्रफुल्ल केतकर का आर्टिकल छपा है, लेख छपा है, वो पढ़ लीजिए। वो तो खुद ही कह रहे हैं कि भाई मोदी का ब्रांड वहां पर नहीं चला, हिंदुत्व की दावेदारी भी वहां पर नहीं चली, और आप भ्रष्टाचार के नाम पर आप वहां पर चुनाव हार गए। तो वो तो कई जगह डबल इंजन की सरकार, ये तो सब बेकार की बातें हैं। डबल इंजन की सरकार, अब वो वहां पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जब स्थानीय निकायों को चुनाव कह रहे थे तो वो कहते थे कि अब ये ट्रिपल इंजन की सरकार है, अब 3 इंजन की सरकार है। जब पंचायतों को चुनाव होगा तो कहेंगे अब ये 4 इंजन की सरकार हो गई। आप सोचिए, एक ये भी थोड़ी बुद्धिमानी की बात है कि एक गाड़ी में अगर बहुत सारे इंजन लगे होंगे तो उस गाड़ी का क्या हश्र होगा?
गाड़ी तो ठीक से तभी चलती है जबकि एक इंजन उसमें ठीक से काम करता हो। बिल्कुल। ये सब बिल्कुल बेकार की बातें हैं, ये राजनीतिक लफाजी है और जनता भी इस लफाजी को अच्छी तरीके से समझती है। वरना ये हिमाचल प्रदेश में डबल इंजन की सरकार का नारा क्यों नहीं चला? जहां चल जाता है वहां पे मीडिया ऊंचे सुर में बल्ले बल्ले करने लगता है, और जहां नहीं चलता है वहां मीडिया सिटपिटा जाता है और तरह तरह के तर्क खोजता है कि भाजपा इसलिए नहीं हारी, भाजपा इसलिए हारी, न कि इसलिए हारी। जी, आपने योगी आदित्यनाथ का ज़िक्र किया, तो कल जो उत्तर प्रदेश के विपक्ष के नेता हैं समाजवादी पार्टी के, उन्होंने एक नारा दिया कि 80 हराओ, भाजपा हटाओ। तो ये नारा कारगर है या एक दूसरे से मेरे मन में सवाल यह आता है कि क्या भाजपा को उत्तर प्रदेश में हराए बिना भी देश में हराया जा सकता है? देखिए, उत्तर प्रदेश से 80 सीटें आती हैं। 80 सीटों में अगर भाजपा 60 सीटें जीत जाती है, 70 सीटें जीत जाती है या 55 से लेकर 70 के बीच में कुछ सीटें जीत जाती है, तो जाहिर है कि भाजपा को हराना आपके लिए और मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ये एक राजनीतिक हकीकत है और हमें बिना किसी संकोच के इसे मान लेना चाहिए। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी अपने विरोधियों से बहुत आगे है। थोड़ा बहुत नहीं आगे है, बहुत आगे है। उसके पास एक सुचिंतित रणनीति है, उसके पास स्थानीय स्तर का एक नेतृत्व है, नरेंद्र मोदी तो हैं ही, और उत्तर प्रदेश में उनका काम बहुत मजबूत है। जमीनी स्तर पर भी उनका काम बहुत मजबूत है, जबकि विपक्ष के पास कोई रणनीति नहीं है। विपक्ष क्या देख रहा है? विपक्ष के अंदेशे बहुत विकट हैं। जैसे जिस तरीके से विधानसभा चुनावों में पिछड़ी जातियों ने तकरीबन अपनी पसंद के रूप में अखिलेश यादव का समर्थन किया था, पिछड़ी जाति के वोटरों ने, और अल्पसंख्यक वोटरों ने, मुसलमानों ने तो बहुत बड़े पैमाने पर, यानी अखिलेश के पिता को भी कभी इतने शायद मुसलमानों के वोट नहीं मिले होंगे जितने वोट अखिलेश को 2022 में प्राप्त हुए। लेकिन लोकसभा में क्या ये दोबारा दोहराया जाएगा? स्थिति यह है कि वो जो पिछड़े वर्ग की एकता जो उन्होंने की थी, वो एकता भी भंग हो गई है। आज ओम प्रकाश राजभर अखिलेश के साथ नहीं है, और जिस तरह से और छोटे छोटे कई जो समूह उनके साथ जुड़ गए थे, वो समूह उनके साथ नहीं है, और मुसलमानों में कांग्रेस के प्रति एक नए किस्म की हमदर्दी पैदा हुई है। तो और ये बात सही है कि एक नई बात ये बनी है कि जो मायावती की बहुजन समाज पार्टी है, जो उत्तर प्रदेश की बहुत बड़ी और प्रमुख राजनीतिक ताकत होती थी, 2007 में तो मायावती ने अपने दम पर वहां पूर्ण बहुमत प्राप्त किया था, वो ऐसा लगता है कि धीरे धीरे नेपथ्य में चली गई। मायावती ने जैसे कोई रिटायरमेंट सा ले लिया हो, ऐसा है नहीं, वो मैदान में है, लेकिन जिस तरह की उनकी गतिविधियां हैं, उसे लगता नहीं है कि उनकी कोई दावेदारी कोई विशेष किस्म की है। उनका समर्थन आधार भी पिछले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की तरफ कई इलाकों में, खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चला गया था। ऐसी स्थिति में समाजवादी पार्टी सबसे बड़े और प्रबल दल के रूप में वहां उभरती है। लेकिन समाजवादी पार्टी के अकेले ही सब सीटों में चुनाव लड़ेगी? क्या उसके खिलाफ कांग्रेस के उम्मीदवार भी चुनाव लड़ेंगे? तो ये सब कैसे होगा? उत्तर प्रदेश में अभी गैर भाजपा राजनीति स्पष्ट नहीं है, भाजपा की राजनीति पूरी तरीके से स्पष्ट है। जी, आज एक और प्रमुख घटना हुई कि जो ट्विटर के पूर्व सीईओ हैं जैक डोर्सी, उन्होंने ये कहा कि जब वो ट्विटर के सीईओ थे, तो भारत सरकार की तरफ से उन्हें डराने धमकाने की कोशिश की जाती थी, छापा मारने की धमकी दी जाती थी, और मुख्य रूप से सरकार काफ़ी दबाव डालती थी। तो ये, और उसके बाद राकेश टिकैत का मैं बयान देख रहा था कि उन्होंने कहा कि जब किसानों का आंदोलन चल रहा था, तो काफ़ी कुछ हमारी जो रीच है उसको कम किया जाता था, कुछ अकाउंट बंद कर दिए गए। तो क्या ये भारतीय लोकतंत्र के बारे में कुछ खतरनाक संकेत देता है कि सरकार की दखलंदाजी काफ़ी बढ़ चुकी है? देखिए, जो भी सरकार होगी, वो अपने पक्ष में माहौल करने के लिए हर तरह के हथकंडे इस्तेमाल करेगी, और भारतीय जनता पार्टी अन्य सरकारों के मुकाबले इस मामले में बहुत आगे है, और वो किसी भी हद तक जा सकती है अपने पक्ष में एक नैरेटिव बनाने के लिए, या अपने खिलाफ जो नैरेटिव बन रहा है उस नैरेटिव को रोकने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। जहां तक ट्विटर का सवाल है, जितना भी जैसा भी डिजिटल, जो पूरा डिजिटल मीडिया है, इस डिजिटल मीडिया की जो अपनी राजनीति है उसके ऊपर भी हमें गौर करना चाहिए। जब जिस वक्त वो हो रहा था, जब कोरोना चल रहा था, तो हम लोग सब प्रतिमान निकालते थे उस वक्त, तो प्रतिमान की जो हम लोगों ने एक आवरण कथा छापी थी, भय की महामारी। तो कोरोना को जिस तरीके से डिजिटल मीडिया ने, और जो बड़ी टेक कंपनियां हैं, इसके अंदर फेसबुक वाले लोग हैं, ट्विटर वाले लोग हैं, व्हाट्सएप वाले लोग हैं, इन लोगों ने जिस तरीके से कोरोना से संबंधित एक नैरेटिव सब जगह चलाया, उसमें जिस तरह से एल्गोरिथम का इस्तेमाल किया,
उससे साफ लगता है कि ये लोग भी कोई दूध के धुले हुए नहीं है। इन्हें जो चाहते हैं वो नैरेटिव ये लोग चलाते हैं, और जिसके पास सत्ता, इनके पास अपनी एक सत्ता है, एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सत्ता है। जब वो दुनिया के दूसरे देशों की सत्ताओं से टकराएंगे या उनके, तब ये लोकतंत्र का सवाल उठा देते हैं। मैं कोई नरेंद्र मोदी जिस तरह से लोकतंत्र चला रहे हैं उसका मैं प्रशंसक नहीं हूं, आप भी इस बात को जानते हैं। लेकिन ये जो डिजिटल मीडिया वाले लोग हैं, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले लोग हैं, ये लोग भी कोई लोकतंत्र के कोई आदर्श झंडा बरदार नहीं है। जी। पीछे एक बार जो बात आई थी कि जो हमारे देश के उस समय के मंत्री थे रविशंकर प्रसाद, सूचना और प्रसारण मंत्री थे, उन्हें हटाया गया और ये कहा गया था कि शायद ट्विटर के दबाव में ऐसा हुआ था। तो क्या उससे भी एक दखल-अंदाज़ी का पता चलता है कि सरकार चाहती है कि खुश रहें ये लोग? देखिए, आप अगर ट्विटर के दबाव में रविशंकर प्रसाद को हटाया गया था, तो इससे वो बात पूरी तरह उलट जाती है जो आप पहले कह रहे थे। हुँ, असली बात क्या है? ट्विटर के दबाव में सरकार काम करती है, सरकार ट्विटर को अपने दबाव में लेना चाहती है। रविशंकर प्रसाद को क्यों हटाया गया था, इसके बारे में तरह-तरह की कयासबाजी है। किसी भी चीज़ की पुष्टि नहीं की जा सकती है। हुँ, जिस चीज़ की पुष्टि नहीं की जा सकती है, उसके ऊपर हम लोग अपनी चर्चा क्यों करें? जी। तो ये जो आज की हमारी बातचीत है, उसमें हम इन सब मुद्दों पे हमने चर्चा की और जब हम अगले अंक में मिलेंगे, तो जो राष्ट्रीय स्तर की राजनीति चल रही है और उसमें जिस तरह के घटनाक्रम हो रहे हैं, उस पर विस्तार से बातचीत करेंगे। आज की इस बातचीत के लिए अभय सर आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।